साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और हम देख रहे हैं यहाँ पे ईओ आरओ भर्ती जो री एग्जाम होने वाली 23 मार्च को, उसका जो है हम नगर पालिका अधिनियम 2009 को पढ़ रहे हैं। उस सिलेबस के जो पार्ट बी है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है हमारी जो पहले वाली क्लास है उसमें हमने देख ली थी धारा 24 तक। आज हम जो है धारा 25 से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के जैसे कमेंट आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है चीजें, और काफी बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही है। मतलब आपको नगर पालिका एक्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल यूट्यूब पे पूरी क्लास फ्री रहने वाली है। पूरा नगर पालिका एक्ट तो छोड़ो, पूरा पार्ट बी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, योजनाएं भी करवाऊंगा और नियम भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ धारा 1 में क्या लिखा हुआ है। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? संक्षिप्त नाम और प्रसार के बारे में धारा 1 में लिखा हुआ है। अपन डेली ऐसे तरीके से रिवीजन करेंगे। धारा 2 में क्या लिखी हुई है दोस्तों? परिभाषाएं लिखी हुई है। धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? धारा 3 में परिसीमन या नई नगर पालिका को गठन और पुरानी नगर पालिका को हटाना या नई उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सब लिखा हुआ है धारा 3 के अंदर। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? धारा 4 में लिखा हुआ है छूट। जो कुछ ऐसे नियम है जो नगर पालिकाओं पर लागू नहीं किए जा सकते, तो उनको जो है छूट दी गई है। धारा 5 में लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन। धारा 6 में लिखा हुआ है नगर पालिका की संरचना। धारा 7 में क्या लिखा हुआ है? पदावधि, कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होगा। धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? धारा 8 में लिखा हुआ है नगर पालिक शासन। डेली जब ये क्लास देखोगे ना आपको, तो आपको भी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीजें। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरा कहीं पे भी आपको जो है नोट्स या बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये सारी जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा रहा हूं, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें एक मैं पासवर्ड लगा रखा है, तो पासवर्ड मैं आपको इस जो है इस क्लास के अंदर मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको पासवर्ड लगा के उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नगर पालिक शासन हो गया। 9 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 9 में लिखा हुआ है आपके वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन किसमें लिखा हुआ है? 9 में। और 10 में क्या लिखा हुआ है? वार्डों की अवधारणा। वार्डों की अवधारणा या वार्डों का निर्धारण। धारा 11 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? धारा 11 में लिखा हुआ है धारा 11 में लिखा हुआ है निर्वाचन। निर्वाचन किस तरीके से होगा वो लिखा हुआ है। धारा 12 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रत्यायोजन, कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगा, ये लिखा हुआ है धारा 12 के अंदर। धारा 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है? धारा 13 के अंदर लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली। धारा 14 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? धारा 14 में लिखा हुआ है निर्हरताएं। धारा 15 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मिथ्या घोषणा। इस तरह से आपको कंटेस्ट हो जाएगी जिस तरह से मैंने कर रखी है। कैसे होगी कंटेस्ट? कंटेस्ट तभी होगी जब आप जो है रेगुलर रहेंगे, जो है लगातार क्लासें देखेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे, तभी आपको वो होगा। आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत तो नहीं है किसी का भी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो पढ़ना आपको होता है। मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी को अच्छा भी लग रहा हो नहीं भी लग रहा हो, लेकिन रिवीजन आपको करना है। पढ़ाता हर कोई टीचर सेम है, देखो सिलेबस सेम है तो पढ़ाएगा भी सेम, लेकिन आपको रिवीजन जो ज्यादा करेगा और रिवीजन जो अच्छे से करवाएगा, केवल वही जो चीजें याद रहती हैं। धारा 16 में लिखा हुआ है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में क्या लिखा हुआ है? धारा 17 में लिखा हुआ है जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा 18 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। किसके लिए? चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध कौन करवाएगा? राज्य सरकार। धारा 19 में क्या लिखा हुआ है? प्रतिनियुक्ति। जो भी कर्मचारी चुनाव कराने के लिए जाएंगे वो प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे। और धारा 20 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों?
धारा 20 में लिखा हुआ है पदीय, जिसको जो काम दिया जाएगा वो काम करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करता है तो उनको जो है कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसके अंदर। पदीय सशक्त कर्तव्य, एक सेकेंड, इसको मैं सही कर लेता हूं एक बार। ठीक है, तो धारा 20 तक ये आपको समझ में आ गया होगा। धारा 20 तक मैंने अभी आपको रटा दिया। धारा अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ही कर लें क्या, नया पेज ले ले? ठीक है, चलो नया पेज ले लेते हैं। तो दोस्तों 20 तक तो ये हो ही गए। अब हम बात करते हैं 21 की। तो 21 की हम बात करें तो दोस्तों उसमें क्या है कि, हेलो, अब हम बात करते हैं 21 में। 21 में क्या लिखा हुआ है? 21 में लिखी हुई है दोस्तों योग्यता। योग्यता किसकी लिखी हुई है? जो सदस्य बनना चाहता है नगर पालिका का, जो पार्षद बनना चाहता है, उसकी योग्यता के बारे में जिक्र किया हुआ है। और 21 के ये वाला ये वाली जो धारा है ना 21 के, ये बहुत कम लोगों के समझ में आई होगी। और मतलब पूरे YouTube पे या जो पेड कोर्स ले करा रहे हैं वो तो उन लोगों में से बहुत कम लोगों को उन्होंने जो है समझाई होगी, और बहुत लोगों के कम लोगों के समझ में आई होगी। लेकिन आपने ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर जिसके भी नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वापस इसको रिपीट करवा दूंगा। 21 के में है विशेष योग्यता है, विशेष योग्यता। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ कि 21 में लिखा हुआ है कि योग्यता, तो योग्यता 21 में लिखी है, तो आयु कितनी होनी चाहिए पार्षद बनने के लिए? 21 साल। और 21 के में जो है विशेष योग्यता, तो 21 इसमें जो है न्यूनतम आयु तो 21 साल होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 साल, और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। वैसे ही विशेष योग्यता में क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष लिखी है, लेकिन अधिकतम 35 वर्ष लिखी हुई है। अब वो कौन सी वाली है क्या नहीं है वो आपको क्लास देख के समझ में आ जाएगी। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में और एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखी है। ठीक है, तो धारा 22 में क्या लिखा हुआ है? धारा 22 में लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 22 में लिखा हुआ है क्या कि एक जो सदस्य है, सदस्य एक ही सीट से चुनाव लड़ सकता है। एक ही सीट से या एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, ये लिखा हुआ धारा 22 में। और धारा 23 में क्या लिखा हुआ है? धारा 23 में लिखा हुआ कि जब भी आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता की मतलब चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लग जाती है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक वो है अपने जो प्रचार प्रसार करेगा, तो ध्वनि यंत्रों का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ध्वनि यंत्रों से प्रचार प्रसार नहीं करेगा। ठीक है, विज्ञापन नहीं लगाएगा, जगह जगह पे सरकारी संपत्ति विज्ञापन लगा दे, है ना। उसके लिए क्या होगा? विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी, रसीद कटवानी होगी, उसके बाद ही कुछ चुनिंदा साइट्स पे क्या लगा सकता है? विज्ञापन लगा सकता है। तो धारा 24 में ये लिखा हुआ है। धारा 23 में लिखा हुआ है। धारा 24 में क्या लिखा हुआ है? धारा 24 में भी क्या लिखा हुआ है दोस्तों? धारा 24 में लिखा हुआ है आपके निर्हरता। निर्हरता मतलब अयोग्यता। धारा 24 में भी अयोग्यता लिखी हुई है। अयोग्यता किसकी? पार्षद होगी। ही पार्षद कौन नहीं बन सकता, या पार्षद का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। धारा 1 से लेकर धारा 24 तक मैंने वापस से रिवीजन करा दिया है। तो धारा 25 अब हम देखेंगे। आज की क्लास की जो है पहली धारा वो है धारा 25। और आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको बोल रहा था कि जो पीडीएफ है उसका जो पासवर्ड है, तो दोस्तों मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूं, आप लोग जो है वहां लगा देना कैपिटल में EO/RO। कैपिटल में ये EO/RO, उस पासवर्ड को लगा के पीडीएफ ओपन कर सकते हो। आगे देखो धारा 25। धारा 25 में लिखा हुआ है मतदान के अधिकार। मतदान के अधिकार से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? मतदान के अधिकार से संबंधित है। वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार धारण करता है। मतलब वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम शामिल हो गया है तो वो वोट देने के लिए क्या है? एलिजिबल है। वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी, निर्वाचक नामावली धारा 13 के अंदर तैयार की गई थी, उसके अधीन अगर
वो पूरी तरीके से योग्यता रखता है तो धारा 25 के तहत वो चुनाव में वोट देने का अधिकारी है। धारा 14 के अंतर्गत निहित व्यक्ति मत नहीं दे सकता। तो धारा 14 के मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको समझाया था कि धारा 14 में जो है वोटर जो है उनकी निर्भरता है, उनकी अयोग्यता है, अगर वो ये वाली चीजें पूरी करता है तो वो उसमें वोट नहीं दे सकता। तो धारा 14 के अंदर, अब इसमें लिखा हुआ धारा 14 के अंदर निहित व्यक्ति मत नहीं दे सकता। तो हम देख लेते हैं एक बार वापस से धारा 14 में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ कि वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो अयोग्य है, अगर वो उसको भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा। विकृत हो, या मतलब उसका जो है दिमाग से वो थोड़ा सा पागल नहीं हो तो वो जो है वोट डाल सकता है, अगर वो पागल नहीं है तो। निर्वाचन संबंधों में भ्रष्ट आचरण का अगर दोषी नहीं है तो वोट डाल सकता है, अगर भ्रष्ट आचरण का दोषी है तो वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो धारा 14 डिटेल में और अच्छे से पढ़नी है तो आपको क्लास देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वापस से रिपीट कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, धारा 25 पे हम वापस आते हैं और धारा 25 बोलती है कि मतदान के अधिकार से संबंधित है कि वार्ड की निर्वाचक नामावली में कोई किसी का भी अगर नाम ऐड है तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। धारा 14 के अंदर अगर कोई व्यक्ति निर्हित घोषित है तो वो वोट नहीं दे सकता। एक से अधिक वार्ड में एक से अधिक मत नहीं दे सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि इस वार्ड में मतलब वार्ड नंबर 5 में भी वोट डाल के आ गया और वार्ड नंबर 56 में जाके वोट डाल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। केवल एक व्यक्ति एक ही जगह पे वोट डाल सकता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ एकाधिक वार्ड में या एकाधिक मत नहीं दे सकता। यदि ऐसा करता है तो उसके द्वारा जो भी वोट डाले गए ना, मतलब वार्ड 5 में भी वोट अगर डाला गया और वार्ड 56 में भी डाला गया तो दोनों वोट क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति दंडादेश के अधीन जेल में बंद है या विधिवत पुलिस कस्टडी में है तो वो मत नहीं कर सकता। इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति कोई जेल के अंदर है, वो अगर जेल के अंदर है या पुलिस कस्टडी के अंदर है तो मतदान का अधिकार देखो सबको है, मतदान का अधिकार सबको है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है या पुलिस कस्टडी में है तो वो वोट नहीं डालेगा। पुलिस ऐसा नहीं है उसको लेकर आएगी कि भाई तू वोट डाल, ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस कस्टडी में जेल में बंद है तो वोट नहीं डालेगा, ये धारा 25 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, निवारक निरोध कानून के अधीन निरुद्ध गिरफ्तार व्यक्ति मत देने का अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि पुलिस कस्टडी में है, कोई दंडादेश के अधीन अगर पुलिस कस्टडी में है या जेल में है तो वो वोट नहीं डालेगा। लेकिन निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर किसी को बंद कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है तो वो वोट डालेगा। बोले सर ये निवारक निरोध कानून क्या होता है? दोस्तों निवारक निरोध कानून आपने मूल अधिकार पढ़े होंगे तब आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ोगे आपके, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो सिलेबस में तो मूल अधिकार के अंदर निवारक निरोध के लिए दी हुई है बात। निवारक निरोध का मतलब है कि अपराध करने से पहले उसको संदिग्धता के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, निवारक निरोध कानून होते हैं। अगर किसी को मतलब किसी को जुर्म करने से पहले, किसी को जो है अपराध करने से पहले संदिग्धता के आधार पर पकड़ लिया जाता है ताकि वो अपराध नहीं कर पाए तो वो निवारक निरोध कानून के अधीन आता है। तो ऐसे व्यक्ति को वोट डालने के लिए ले जाया जा सकता है। धारा 26 क्या कहती है दोस्तों? निर्वाचन में मत देने की रीति, मत कैसे देगा कोई व्यक्ति, निर्वाचन जब भी चुनाव होंगे तो मत कैसे देगा। तो धारा 26 में ये उल्लेख है कि मतदान मतपत्र मतलब बैलेट पेपर से या मशीन, जो अभी हमारी मशीनें हैं, जो वोटिंग मशीन होती है ना, जिसके लिए कहते हैं कि वोटिंग मशीन हैक कर ली जाती है। तो दोस्तों भारत की जो मशीन है ना वो इलेक्ट्रिक माध्यम से नहीं चलती हैं, उनके लिए अलग से सेपरेट क्या रहती है, बैटरी रहती है, तो उनको हैक करना तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि मतपत्र मतलब बैलेट पेपर से या फिर मशीनों के माध्यम से किया जा सकेगा, जैसा सरकार डिसाइड करे। कोई भी प्रॉक्सी, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतदान किया जाना, कोई भी प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई मेरा मत तू दिया, ऐसा नहीं होगा। जिसको वोटर है, जो वोट है केवल वही वोट देगा, जो वोटर है केवल वही वोट देगा। ये लिखा हुआ था धारा 26 में। धारा 27 में क्या लिखा हुआ है? यह धारा आकस्मिक होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के संबंध में है। आकस्मिक होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के संबंध में मतलब कि नगर पालिका के अंदर अचानक से किसी की डेथ हो गई, कोई सदस्य की डेथ हो गई, तो अचानक से किसी भी तरह से जैसे मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे, पद से हटाए जाने या निर्वाचन के रद्द होने की स्थिति में, मान लो या तो उसकी मृत्यु हो गई हो
या वो बोले कि मेरे को पार्षद नहीं बनना तो वो त्याग पत्र दे दे, या फिर उसको जो है मान लो कोई केस चल रहा था उसका और निर्वाचन उसका रद्द हो गया, मतलब उसने कोई गलत तरीके से जो है चुनाव जीता है और निर्वाचन उसका रद्द हो गया, तो अचानक से क्या है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां पर जो है उपचुनाव के माध्यम से क्या किया जाएगा, उस रिक्त सीट को भरा जाएगा। भाई इसको तो हटा दिया जाएगा और चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे और उसके माध्यम से इसको भरा जाएगा इस सीट को। तो ये किसमें लिखा हुआ, धारा 27 के अंदर लिखा हुआ है कि आकस्मिक अगर रिक्ति हो गई तो चुनाव होंगे, और चुनाव जो होंगे यथाशीघ्र संपन्न होंगे। कैसे होंगे, यथासंभव शीघ्र आयोजित किए जाएंगे। और जो नया बंदा जो चुन के आएगा, जो नया कैंडिडेट चुन के आएगा, वो शेष अवधि के लिए रहेगा दोस्तों, शेष अवधि के लिए रहेगा, नगर पालिका की शेष अवधि के लिए। जब धारा 7 मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है नगर पालिका में उपचुनाव होते हैं, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं। अगर 6 माह से कम का समय बच रहा है तो चुनाव कराने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और जो भी नया व्यक्ति चुन के आएगा वो जो है शेष अवधि जो भी रहेगी, मान लो अगर किसी के 10 महीने बच रहे हैं, मतलब कार्यकाल खत्म होने में नगर पालिका का, केवल वो 10 महीने ही चुनाव उसमें रहेगा, 10 महीने ही क्या रहेगा दोस्तों, उस सीट पर रहेगा, क्योंकि 10 महीने बाद वापस से चुनाव हो जाने, शेष अवधि के लिए ही रहेगा। यदि सदस्य महिला, ओबीसी, एससी या एसटी की आरक्षित सीट पर था, मतलब जिसकी वजह से पद रिक्त हुआ है वो महिला, एसटी, एससी या ओबीसी था, तो उसी वर्ग के कैंडिडेट के द्वारा वो सीट भरी जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है। यदि पदावधि मात्र 6 महीने या इससे कम शेष है तो उपचुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर पदावधि मात्र 6 महीने या इससे कम है तो उपचुनाव करवाया जाना क्या नहीं है दोस्तों, आवश्यक नहीं है। ठीक है, धारा 27 समझ में आ गई आपको। अब देखो धारा 28, धारा 28 है निर्वाचन अपराध से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको ऐसे करके, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। निर्वाचन अपराध क्या होते हैं, तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो उसके लिए एक नियम लागू होता है। वो कौन सा होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगर लोक प्रतिनिधित्व 1951 का अगर वो उल्लंघन करता है तो वो जो है निर्वाचन अपराध का दोषी होगा। जैसे 1951, ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धाराएं हैं उसके तहत निर्वाचन अपराध, जैसे सदस्य के विरुद्ध जैसे कोई अपराध है, दहेज का केस है, महिला, ये घरेलू हिंसा की बात करें या बूथ कैप्चरिंग है आदि, इस तरह से वो दोषी पाया जाता है तो वो निर्वाचन अपराध के अंतर्गत आएगा। नॉमिनेशन पत्र में रिटर्निंग अधिकारी, नॉमिनेशन पत्र, नाम निर्देशन पत्र मतलब नॉमिनेशन, जब वो नामांकन दाखिल करता है, नामांकन पत्र भरता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो भी आरओ होता है उसके समक्ष, ये रेवेन्यू ऑफिसर वाला आरओ नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर वाला है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना कहीं रेवेन्यू ऑफिसर लगा दो। तो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ पत्र में मिथ्या सूचना देता है या सूचना छुपाता है तो वह 6 माह तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह संशोधन हुआ था 2020 में। 2020 में क्या संशोधन हुआ था कि कोई भी सदस्य अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरता है और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र में क्या करता है, झूठी घोषणाएं कर देता है, किसी तरह की भी चीजें छुपा लेता है, जैसे कि मैं जो है इतने क्लास तक पढ़ा हुआ हूं, तो पढ़ाई की तो खैर उसमें योग्यता नहीं होती है, जैसे बोल दे कि फर्जी वो बनवा ला है जन्म प्रमाण पत्र या फर्जी सर्टिफिकेट की, उसकी 21 साल की आयु पूरी नहीं है, लेकिन वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जैसे ईआरओ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिलेक्शन हो रहे थे ना, उस तरीके से तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो चीजें छुपा लेता है और नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है, तो उसको 6 माह का कारावास हो सकता है और जुर्माने के रूप में जो है उसे दंडित किया जा सकता है। कोई निर्धारित नहीं किया हुआ है जुर्माना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्वाचन आयोग के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि जुर्माना कितना लगाना है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध था और यहां पर है धारा 29 में भ्रष्ट आचरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 28 और 29 धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यह अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। किसको भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा, यदि कोई उम्मीदवार या उसके एजेंट, अभिकर्ता एजेंट, ठीक है, अभिकर्ता एजेंट, कोई उम्मीदवार खुद या उसके कोई एजेंट या इनकी सहमति प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा रिश्वत, दान या अन्य कोई पारितोषिक प्रदान करना, मतलब कोई उम्मीदवार, उसके एजेंट या अन्य कोई व्यक्ति जो रिश्वत दे, दान दे या पारितोषिक दे,
और इसके द्वारा वो क्या करे, किसी व्यक्ति को निर्वाचन प्रत्याशी बनने या नहीं बनने या नामांकन वापस लेने के लिए तैयार करता हो। मतलब किसी को बोल दे कि भाई तुम ये जो है 500 रुपए लो और मुझे वोट दो, ये 500 रुपए लो और उसे वोट मत दो, ये 50 लाख रुपए पकड़ो और तुम जो है वापस नामांकन से वापस ले लो वापस नाम। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंदर शामिल माना जाएगा। किसमें शामिल माना जाएगा दोस्तों? भ्रष्ट आचरण के अंदर वो शामिल माना जाएगा। कोई निर्वाचक को मत देने, कोई वोटर है उसको मत देने के लिए, मत नहीं देने के लिए तैयार करता हो कि भाई ये पकड़ो पैसे और तुम जो है इस वाले कैंडिडेट को वोट जो है क्या दे के आओ और इस वाले को मत दे के आओ। मनोरंजन के साधन, इनाम आदि के, मतलब कुछ भी किसी भी तरीका का लोभ प्रलोभन देकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट आचरण के अंदर दोषी पाया जाएगा। स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण मतलब धारा 29 का स्पष्टीकरण है। हालांकि निर्वाचन में यह उसके प्रयोजन के लिए सद्भावनापूर्ण व्यय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सद्भावनापूर्ण व्यय को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रावधान का दुरुपयोग राजनीतिक दल अपने सदस्यों को बचाने के लिए करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, सद्भावनापूर्ण व्यय, इसकी वजह से कुछ लोग इस तरह का काम भी करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सद्भावनापूर्ण व्यय को शामिल नहीं किया गया है। तो वो इसको इस तरह से पेश करते हैं चीजों को, मतलब कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। वो उनका उद्देश्य भी पूरा कर देते हैं कि इसको वोट जो है वोटों को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं और वो बच भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल इस लाइन से सद्भावनापूर्ण व्यय को शामिल नहीं किया गया। जैसे निर्वाचन के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करना, सामाजिक या जातीय या धार्मिक बहिष्कार की धमकी या देवीय प्रकोप का भागी होने की धमकी क्या है, अवैध मानी गई है। जैसे लोभन का तो मैंने बता दिया, लेकिन कोई ऐसे बोले कि अगर तुमने इसको वोट नहीं दिया ना इस साल बारिश कम होगी, अगर तुमने इसको वोट दे दिया पर्टिकुलर व्यक्ति को तो इस बार बारिश नहीं होगी, और तुम्हारी जो है मतलब देवीय प्रकोप है, धर्म के नाम पर वोट को जो है प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाएगा। जैसे कोई चीज को धमकी देने की, वोट दे देना अन्यथा तो जो है तुम सलटा दूंगा मैं तुझे। ठीक है, धार्मिक भावनाओं की बात करें या सामाजिक की, तो हमारे समाज का है, तुम हमारे जो समाज के हो, तुम मेरी जात के हो तो तुम मुझे वोट दो। ठीक है, इस तरह के अगर जो है काम करता है तो उसे जो है भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाएगा। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन किसी वेद अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य नहीं रखता, इस अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया है। ये लो, ये जो बात करते हैं सद्भावनापूर्ण व्यय की, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि लोक नीति की घोषणा। लोक नीति की घोषणा क्या होती है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो सब अपना अपना घोषणा पत्र निकाल के लाते हैं कि हम ये करा देंगे, हमारे सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है तो ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, ढीमका करा देंगे। लेकिन होता क्या है कि ये हो गया लोक कार्यवाही का वचन कि हमारी सरकार बनी तो हम मंदिर बनवा देंगे, हमारी सरकार बनी, हमारा अगर मुझे जिताते हो, पार्षद के चुनाव में स्पेशली क्या होता है, अगर मुझे जिताते हो तो मैं यहाँ पे पूरी गली में क्या रोडवे बनवा दूंगा, सीमेंटेड रोडे बनवा दूंगा। तो दोस्तों जब ऐसा होता है तो वो एक तरह से क्या हो गया, कार्यवाही करने का वचन हो गया। तो इस तरह की जो चीजों को क्या है, अवैध नहीं माना है, भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया है ना। तो ये जो है घोषणा कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं, चुनावी वादे या जुमले, चुनावी वादे या जुमले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जो है भ्रष्टाचार नहीं माना गया। आगे देखो, धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय। धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत देने या न देने की अपील नहीं की जा सकती, और धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। प्रतीक मतलब चुनाव चिन्ह वही होंगे जो केवल चुनाव आयोग उनका डिसाइड करके भेजे। साइकिल, ऐसा नहीं है कि जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके या धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके वो चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई पाया जाता है तो वो जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत क्या है, माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, और भ्रष्ट आचरण का दोषी भी साथ साथ में माना जाएगा। तो धारा 28 और धारा 29 जो है अपने आप में पैरेलल चलती है, धारा 28 और धारा 29। ठीक है, आगे देखो, सती प्रथा का प्रचार कर रहा है कोई, सती प्रथा का प्रचार कर रहा है, उसकी जो गौरव गान कर रहा है ना,
इसको जो बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि सती प्रथा ये थी, सती प्रथा वो थी, है ना, तो ये जो है गलत माना जाएगा। किसी भी अन्य उम्मीदवार के बारे में कोई झूठ बोल रहा है, गलत जो है उस चीज को, उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार के अंदर मानी गई है। सती प्रथा का प्रचार या गौरव गान, किसी अन्य उम्मीदवार के बारे में मिथ्या तथ्य प्रकाश, मतदान स्थान तक ले जाने। अच्छा, आपने देखा होगा होता क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं ना, चुनाव वाले दिन क्या होता है कि कैंडिडेट है ना गाड़ी भिजवा देते हैं घर पे कि है ना आपको हम छोड़ के आते हैं, आप मुझे वोट देना, और इस तरह से जो है गाड़ियां लगा देते हैं। तो क्या आपने देखा होगा अपने आसपास? मैंने देखा है, क्योंकि मैंने देखा है जब भी चुनाव होते हैं तो गली में गाड़ी आती है, ठीक है, ई रिक्शा आने लग गए हैं आजकल तो, और उसके माध्यम से जो है वहां बूथ तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब जिस भी ने भी उम्मीदवार ने वो लगाए हैं तो एक तरह से ये हो जाता है ना कि यार अगर हमारे को बैठा के ले जा रहा है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, तो वहां पर जो है जो आपका वोट है प्रभावित होने की पूरी पूरी आशंका रहती है। तो इस तरह का जो आचरण है वो भ्रष्ट आचरण माना गया है, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन नियमों का उल्लंघन, सरकारी कर्मियों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास अगर कोई करता है, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से भी अगर किसी तरह का जो है वोट को प्रभावित करने का काम करता है तो उसको भी भ्रष्टाचार माना गया है। उपयुक्त कार्य उम्मीदवार स्वयं करता है या उसका कोई एजेंट करता है या इनकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति करता है तो उम्मीदवार का भ्रष्टाचार माना जाएगा। ऐसे नहीं कि हाँ ये तो उसने किया मैंने तो नहीं किया। अगर आपका प्रचार कर रहा है, आपका कोई एजेंट है या अन्य कोई व्यक्ति है तो आपका ही भ्रष्टाचार माना जाएगा। तो भ्रष्टाचार और निर्वाचन अपराध ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में ध्यान में रखना है। धारा 30 क्या कहती है दोस्तों? धारा 30 कहती है, यह धारा निर्वाचन संबंधी मामलों में दोस्तों ये जो धारा है वो निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्याय की अधिकारिकता की बात करती है। वार्ड परिसीमन ये इंपॉर्टेंट है। वार्ड का जो परिसीमन है, जो वार्ड का परिसीमन किया गया है या सीटों का जो है स्थान का आवंटन किया गया है या जो है वोटर लिस्ट का जो है तैयार की गई है या निर्वाचन जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित किसी भी प्रश्न को सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। परिसीमन 1 नंबर, स्थान का आवंटन 2 नंबर, निर्वाचक नामावली मतलब आपकी वोटर लिस्ट, और 4 नंबर चुनाव की जो प्रक्रिया है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न को न्यायालय में क्या है उठाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति अगर जाएगा ना तो न्यायालय मना कर देगा, बोलिए ये हमारे कैपेसिटी से बाहर है, हमारी पावर से बाहर है। बोले तो सर चुनाव में अगर गड़बड़ हो गई तो चुनाव में तो गड़बड़ होने पर जो है जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो उसमें इंटरफेरेंस करता है। बिल्कुल करता है। वो कैसे करता है वो देखो आगे। नगर पालिका के किसी भी निर्वाचन को इस अधिनियम के तहत निर्धारित निर्वाचन याचिका के अलावा, धारा 30 में लिखा हुआ है कि निर्वाचन याचिका लगेगी उसके आधार पर ही प्रश्नगत किया जा सकता है। और निर्वाचन याचिका कौन लगाएगा वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों निर्वाचन याचिका है, उसके अलावा निर्वाचन याचिका के बिना उसमें किसी भी तरह से प्रश्नगत नहीं कर सकता न्यायालय। अगर निर्वाचन याचिका है तो प्रश्नगत किया जा सकता है। अब निर्वाचन याचिका क्या है वो लिखा हुआ है धारा 31 के अंदर। निर्वाचन याचिका से संबंधित है धारा 31। वर्ष 2020 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उसके अनुसार क्या है निर्वाचन याचिका क्या है? निर्वाचन याचिका उस चुनाव के उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या मतदाता, उम्मीदवार मतलब जो चुनाव लड़ रहा है वो, या कोई वोटर हो उसी क्षेत्र का, है ना, उसके द्वारा क्या की जा सकती है? दाखिल की जा सकती है। चाहे उसने मतदान किया हो चाहे मतदान नहीं किया हो, अगर वो उस क्षेत्र का वोटर है, उस क्षेत्र का निवासी है या खुद क्या है कैंडिडेट है, तो वो निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। नगरपालिका निर्वाचन को नगरपालिका पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 महीने के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब मान लो आज की डेट में चुनाव है, लेकिन चुनाव में ये लगता है कि इस तरह से जो है गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ हुई है, निर्वाचन याचिका दाखिल करनी है, तो आज से लेकर आगामी 30 दिन मतलब 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर क्या है निर्वाचन याचिका दायर करनी आवश्यक है। अगर निर्वाचन याचिका 30 दिन के बाद दायर की जाती है तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। केवल एक शर्त पर ही वो स्वीकार्य होगी, जब न्यायालय को ये लगता है कि युक्त कारण थे कि वो 30 दिन के अंदर अंदर पेश नहीं कर पाया, तो युक्त कारण थे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं?
कि निर्वाचन याचिका के अलावा किसी भी तरीके से कोर्ट जो है उसको क्या नहीं कर सकता, प्रश्नगत नहीं कर सकता। ठीक है, निर्वाचन याचिका कौन लगाएगा, या तो कैंडिडेट खुद लगाएगा या फिर उसके जो है वोटर लगाएंगे, उस वार्ड के उस पर्टिकुलर क्षेत्र के क्या लगाएंगे, वोटर लगाएंगे। ठीक है, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के आधार निम्नलिखित होंगे। क्या आधार होंगे, निर्वाचन की तारीख को उम्मीदवार आहर्त नहीं था। 2-3 ही आधार हैं, इन आधार पर ही निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है कि यदि कोई कैंडिडेट उस निर्वाचन की डेट को क्या नहीं था, योग्य नहीं था, अर्हत नहीं था, मतलब उसकी आयु 21 साल नहीं थी, या उसके घर में स्वच्छशील शौचालय कार्यशील नहीं था, इस तरीके से कोई भी अर्हता अगर वो नहीं पूरी कर रहा था तो वो निर्वाचन याचिका लगा सकता है। दूसरा, उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा उसकी सहमति से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 29 भ्रष्ट आचरण में शामिल किया गया है। यदि भ्रष्ट आचरण का अगर वो दोषी पाया गया है, भ्रष्ट आचरण अगर उसने किया है, तो भी दोस्तों निर्वाचन याचिका लग सकती है। क्या लग सकती है, निर्वाचन याचिका लग सकती है। किया गया कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज किया गया हो, या कोई नामांकन खारिज कर दिया गया है अनुचित रूप से, बोले कि साहब रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो तो मेरी बात सुनी नहीं रहे, मेरे आपसी रंजिश से उन्होंने तो मेरा नामांकन ही खारिज कर दिया, तो इसके रूप में भी निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं, अनुचित रूप से अगर खारिज किया गया है। तो निर्वाचित उम्मीदवार के हित में भ्रष्ट आचरण या नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो भी लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भ्रष्ट आचरण किया है किसी ने, तो भी क्या किया जा सकता है, निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। किसी वोट को या किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण किया गया है, नामंजूर या खारिज किया गया है, तो भी निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। मतलब कि मैंने वोट डाला, ठीक है, मेरा वोट डला ही नहीं और पहले ही जो है मशीन उसमें बीप की आवाज आ गई, तो निर्वाचन याचिका लग सकती है कि मेरा वोट डला ही नहीं, मैंने डाला था कमल के फूल को और गया है पंजे पर, तो भी निर्वाचन याचिका लग सकती है। ठीक है, याचिकाकर्ता या अन्य किसी भी विधि मान्य मतों को बहुमत प्राप्त हो। यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्टाचार ना किया जाता तो याचिकाकर्ता या अन्य विधि मतों का बहुमत प्राप्त होता। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है, याचिकाकर्ता या अन्य किसी भी विधि मान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है, किसी को भी अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो हारा हुआ कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है, लेकिन उसके लिए युक्तियुक्त कारण होने चाहिए। कारण होने चाहिए, बिल्कुल बिना कारण के जो है याचिका खारिज हो जाएगी। सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो सुनवाई होगी इसकी, तो ऐसी प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा, जिला न्यायाधीश करेगा, जो राज्य सरकार डिसाइड करे। ठीक है, राज्य सरकार क्या करे दोस्तों, डिसाइड करे। धारा 32 क्या कहती है, यह धारा जिला न्यायाधीशों के आदेशों के विरुद्ध होने वाली अपीलों से संबंधित है। यह धारा जिला न्यायाधीशों के आदेशों के विरुद्ध होने वाली अपीलों से संबंधित है। मतलब जिला न्यायाधीश ने जो निर्वाचन याचिका पर क्या दे दिया, अपना निर्णय दे दिया, अब उस निर्णय के विरुद्ध में क्या अपील की जा सकती है, तो उसके संबंध में बिल्कुल अपील की जा सकती है। और वो जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों। तो जिला न्यायाधीश से ऊपर क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर वो अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश के द्वारा दिए गए आदेश 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। कब करनी होगी दोस्तों, आदेश के 30 दिन के अंदर क्या होगी, अपील करनी होगी। यदि उच्च न्यायालय 30 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, अगर 30 दिन के बाद कोई अपील करता है, मान लो आज कोई डिसीजन हुआ और उस डिसीजन पर 30 दिन के अंदर क्या करनी है, अपील करनी है, ये लिखा हुआ है धारा 32 के अंदर, लेकिन किसी भी कारणवश वो 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाया, तो क्या होगा, तो होगा ये दोस्तों, 30 दिन के बाद जैसे अपील करता है, अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इसके पास जो है युक्तियुक्त कारण है, पर्याप्त कारण है अपील नहीं करने के, 30 दिन के बाद इसलिए इसने करी है क्योंकि ये बीमार था, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, तो हाई कोर्ट के मूड पर डिपेंड करता है कि वो उस अपील को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। ठीक है, हाई कोर्ट के मूड पर डिपेंड करता है कि वो उस अपील को स्वीकार करे या नहीं करे, वो युक्तियुक्त कारण जो है वो उनको बताने होंगे। अपील यदि सभी या किन्हीं निर्वाचनों को शून्य घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है तो उच्च न्यायालय ऐसे आदेश के लागू करने पर रोक लगा सकता है। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या जिला न्यायाधीश ने कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि बिल्कुल जो है निर्वाचन बिल्कुल खत्म होने चाहिए, शून्य घोषित कर दिए,
कि निर्वाचन जो है, चुनाव है, इसमें पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, तो वो निर्वाचन को, चुनाव को रद्द कर दिया। जैसे आपकी ईओआरओ की भर्ती रद्द हुई है ना, इस तरह से उसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, उस पर रोक लगा देगा, उस आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाएगा। पहले खुद जांचेगा, उसके बाद ही वो ऑर्डर को लागू कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई ऑर्डर पारित कर दिया है अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय ने कि चुनाव ही पूरे रद्द करने का, तो उसके आदेश पर रोक लगा देगा कि ये आदेश लागू अभी नहीं होंगे। अपील यथासंभव शीघ्रता दाखिल किए जाने के 3 माह में निपटाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है सालों भर केस चलता रहेगा, नहीं। अगर अपील आ गई है तो उसको 3 माह के अंदर अंदर क्या होगा दोस्तों, निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है धारा 32। धारा 32 आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। कमेंट करके बता दिया करो। और यार आप जितने लोग देखते हो यार, लाइक तो कर दिया करो ना, आप एक लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, लाइक करने से क्या मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और तो क्या है, होना जाना तो कुछ है नहीं। और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको जो है आप तक सूचना पहुंच जाए। एक धारा और देख लेते हैं हम, धारा 33। यदि समस्त उम्मीदवार, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि समस्त उम्मीदवार या कुल संख्या के 2/3 या अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब मान लो 50 क्या थे, सीट थी, उम्मीदवारों की कुल संख्या का 2/3, तो 50 का 2/3 कितना हो गया, ऐसे मान लो आप 50 मत मानो, आप मान लो 36 का 2/3 कितना, 24। 36 का 2/3 कितना हो गया, 24, या इससे अधिक 2/3 या अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया कोर्ट ने। क्या कर दिया दोस्तों, शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, 2/3 या उससे अधिक उम्मीदवारों का चुनाव शून्य घोषित कर दिया, तब राज्य सरकार नगर पालिका का क्या कर देगी, नगर पालिका को भी भंग कर देगी। मतलब अगर 2/3 कैंडिडेट का अगर चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो नगर पालिका को क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, विघटन कर दिया जाएगा। और वो काम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट है, कोई कौन करता है विघटन, राज्य सरकार करेगी। और वहां पर जो है वापस से चुनाव होंगे, 6 माह के अंदर अंदर वापस से चुनाव होंगे, नई नगर पालिका चुनी जाएगी। धारा 322 के तहत राज्य सरकार की ये शक्ति है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके से देखो दोस्तों, मैं ही करा रहा हूं, आपको और कोई करा नहीं सकता, कि यहां पर धारा 33 और धारा 322 को जोड़ दिया गया है। तो धारा 322 में राज्य सरकार को अलग से पावर दी हुई है कि इस तरह से जो है नगर पालिका का विघटन सरकार कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। धारा 34 को हम आगे देखेंगे, धारा 35 देखेंगे, 34 देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। और आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। इस तरह से हमारी क्लासें रहने वाली है, आप लोगों को काफी पसंद आ रही है मैं मानता हूं। और पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब तो छोड़ो, आपको जो पेड कोर्स है ना, जो आपने 2-2.5 हजार रुपए देके या 500, 600, 700 रुपए देके जो कोर्स खरीदे ना, उनमें सबसे अच्छा कंटेंट होगा ये, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। ये जो अपना कोर्स कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप क्या उठा के देख लेना, कोई सी भी अच्छी से अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना, या अच्छी सी बुक उठा के देख लेना, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अभी तक के जितनी मैंने आपने धाराएं पढ़ ली है ना, वो धाराएं में से अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कर पाओगे। बस क्लास आपको डेली लेनी है, रेगुलर लेनी है और रिवीजन करना है। ये रिवीजन मैं करवाता हूँ शुरू के 10 मिनट, ये ऐसे नहीं करवाता। कौन सा रिवीजन, ये वाला रिवीजन। ये धाराएं रटनी है अपन को, रटा दूंगा मैं आपको, ध्यान रखना। आप भी बोलोगे यार मजा आ गया, धाराएं इतनी इजी तरीके से कोई नहीं करवा रहा, केवल मैं करवा रहा हूँ और आपके लिए। क्योंकि मैंने एक वादा किया था कि अगर ईओआरओ की भर्ती रद्द हो जाती है तो मैं जो है फ्री में पूरा यूट्यूब पे ये करवाऊंगा, नहीं तो मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम है। चलो ठीक है दोस्तों, पर आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, आप केवल सपोर्ट करो। पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और कमेंट कर देना अच्छा सा, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।